सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है भारत में अधिक फ्लैश सूखे। तो हम जानेंगे कि ये फ्लैश सूखा आखिर होता क्या है, फ्लैश सूखा और साधारण सूखा, जो सामान्य सूखा होता है उसमें क्या डिफरेंसेस है, फ्लैश सूखा कितने प्रकार के होती हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस सब को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन आप लोग देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन मेरा रुका हुआ है। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को कहें। तो चलिए आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे वो है फ्लैश सूखा क्या है, यानी फ्लैश सूखा जो होता है वो आखिर है क्या, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा चीज जो हम लोग देखेंगे वो होगा आपको जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, यानी ये जो फ्लैश सूखा हो रहा है लगातार इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो क्या इसमें जलवायु परिवर्तन का क्या रोल है, उसका क्या प्रभाव है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज जो हम लोग देखेंगे कि एक सामुदायिक पृथ्वी प्रणाली मॉडल, यानी कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल। तो ये कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस तरह वैश्विक स्तर पे विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो साइंटिस्ट हैं, जो यंग साइंटिस्ट हैं, वो आते हैं और उसके जो विख्यात साइंटिस्ट है, चाहे वो नासा में हो या कोई यूके के मेट विभाग में हो, वो सब उसको ट्रेंड करते हैं और उनको समझाते हैं कि आप अपने लोकल एरिया में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी एक कम्युनिटी आधारित। तो ये देखेंगे कि ये सामुदायिक पृथ्वी प्रणाली मॉडल ये है क्या, एक तो ये देखेंगे। दूसरा, ये जो प्रणाली है इसका एनिमेशन भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये सेमिनार किया जाता है, किस तरह से ये समझाते हैं, और उसी सामुदायिक मॉडल का यूज करके ये सारे रिसर्च सामने आए हैं जो अभी आपको मैं बताऊंगा कि भारत में अधिक सूखे कब पड़ेंगे इस सदी के अंत तक, कितनी ज्यादा सूखे, खास करके फ्लैश सूखा, नोट से मतलब साधारण सूखा न समझें इसको, ये बहुत ही तीव्रता से होता है। तो ये था। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि सूखे की भविष्यवाणी, यानी जो सूखा होता है जो खास करके फ्लैश सूखा, उसकी किस तरह से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कम्युनिटी मॉडल का उपयोग करके। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी मौसम विज्ञान विभाग है, उसका उपयोग करके हम किस तरह से इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आप जानते हैं, यूपीएससी के लिए प्रश्न और पिछला प्रश्न, यानी जो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था उसका उत्तर क्या होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और आज का जो विषय है भारत में अधिक फ्लैश सूखे, तो फ्लैश सूखा आखिर होता क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट आया था, ये रिपोर्ट आया था कि 1979 में आप देखेंगे तो भारत में एक भीषण फ्लैश सूखा यानी अचानक सूखा का सामना करना पड़ा, जिससे देश का लगभग आप देखेंगे तो 40% भाग प्रभावित हुआ, और इसमें कृषि को भारी असर पड़ा। आप जानते हैं कि अभी भी हमारे भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो उस वक्त एक क्वार्टरली जर्नल होता था जो इंटरनेशनल, उसका नाम था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्वार्टरली नामक पत्रिका जो होता था, उसमें छपा, और उस लेख में कहा गया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये इसमें जो दो अन्य भंडार प्रभावित हुए, उससे देश को तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 5000 करोड़ रुपए की बात कब की जा रही है, 1979 की। उस वक्त ये काफी भारी रकम होती थी। तो एक फ्लैश सूखा इस तरह से भारत को प्रभावित किया। तो एक तो ये था। उसके साथ ही अब इसी आधार पे एक नया अध्ययन आया है, और उस अध्ययन में बताया गया है कि भारत में इस सदी के अंत तक इस तरह के और अधिक सूखे आ सकते हैं, या भारत को इस तरह के और अधिक सूखे का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था। अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि ये जो फ्लैश सूखा है ये आखिर होता क्या है, यानी फ्लैश सूखा है क्या। तो ये जो होता है ये अचानक होता है, यानी बहुत ही जल्दी होता है, और जिसमें मिट्टी की नमी तेजी से घटती है। यानी जो नॉर्मल सूखा होता है
वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे उस एरिया के वाटर रिसोर्सेज समाप्त होते हैं और उसके बाद जाके होता है। लेकिन ये इतना अचानक होता है कि मौसम वैज्ञानिक भी इसको प्रिडिक्ट करने में नहीं कर पाते हैं। तो देखेंगे हम लोग, तो आमतौर पर देखेंगे कि सूखे स्थिति में जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत धीरे धीरे होता है, वाटर लेवल कमता है, फिर उस तरह से होता है, तो उसमें तकरीबन महीनों लगते हैं। यानी आप देखेंगे कि फला साल में सूखा आया, इस तरह से आया, तो वो तुरंत नहीं होता है। लेकिन ये जो फ्लैश सूखा है ये आपको एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा, यानी एक सप्ताह तक फर्स्ट क्लास था, उसके बाद आप देखेंगे वो एरिया एक हफ्ता के अंदर फिर सूखा की चपेट में आ गया। तो इस तरह का जो तीव्र होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लैश ड्राउट या फ्लैश सूखे। इसका कारण ये माना जाता है कि वायुमंडलीय विसंगतियां, यानी जो एटमॉस्फेरिक एनोमलीज है उसमें भी हो सकता है। उसके बाद जो मानव जनित ग्रीन हाउस गैसेस है, जो मानव ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं, कोयला जला के, विभिन्न ईंधन जला के, जैवाष्म ईंधन जला के, वो गैस उत्सर्जन जो होता है वो भी कार्य किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी का हम एक फिगर है, ये देखिए, तो इससे आपको बहुत ही क्लियरिटी पता चलेगी। ये जो फ्लैश सूखे होते हैं, अर्थात ये फ्लैश सूखा दो प्रकार के होते हैं। यहां से आप इसको सीधा कर दीजिए, ये देखिए, ये एक हमारा है, ये दो प्रकार की। एक तो होता है हीट वेव फ्लैश ड्रॉप, यानी जो गर्मी की लहरें आती है उससे वो सूखा हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो में क्या होता है कि प्रिसिपिटेशन डिफिशिएंट, यानी कि वर्षण के अभाव में, वर्षा के अभाव में। तो वर्षा और वर्षण में क्या फर्क है, ये अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे ज्योग्राफी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, जूम पे भी। और ये शॉर्ट वीडियो इस तरह के हम डालने वाले हैं कि वर्षा और वर्षण में क्या अंतर होता है, वायुधारा और पवन में क्या अंतर होता है। ये सारी चीज अगर आपको जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये शॉर्ट वीडियो है। और आप अपने दोस्तों को भी बताएं। आप वीडियो जरूर देखते हैं, हम जानते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ये हम हमारे समझ से पड़े हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहा है, आप लोग की व्यू काफी अच्छे आ रहे हैं। हमारा नया चैनल होने के बावजूद भी 10,400 के आसपास हम पहुंच गए हैं व्यू में, तो ये काफी अच्छा हमारा जा रहा है। लेकिन आप लोग लाइक भी करते हैं, कमेंट भी कुछ आते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब इसको जरूर करें। तो दो तरह, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ईटी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोर इवोपरेशन, यानी इवोपरेशन जो होता है ईटी, मतलब वो इंक्रीज क्यों होता है, हीट वेव की वजह से। ईटी का मतलब है इवेपो ट्रांसपैरेशन। ये इवेपो ट्रांसपैरेशन ये होता है कि आप देखें, एक तो इवेपोरेशन हुआ, यहाँ जल है, ये हो गया। अब यहाँ कुछ पेड़ पौधे हैं, वो क्या होते हैं, उसके अंदर ट्रांसपैरेशन होता है, ठीक है, उसको वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन और जो वाष्पीकरण होता है, दोनों को मिला के इवेपोट्रांसपैरेशन होता है। तो ये जो है अचानक बढ़ जाता है। उसका कारण ये होता है कि गर्मी काफी तेज होती है और इससे होता है, तो उसका क्या होता है, फिर यहाँ आपको एसएम तीव्रता से घटता है। एसएम क्या है, सॉइल मॉइस्चर, यानी जो मिट्टी होती है उसकी नमी, यानी मिट्टी की नमी तेजी से घटती है। तो जैसे ही तेजी से घटेगी तो ये तुरंत एक हफ्ते के अंदर आपका सूखा हो गया। यानी एक हफ्ते के अंदर ठीक था, सब कुछ था, लेकिन इतनी तीव्र गर्मी पड़ी कि वो फ्लैश ड्राउट आ गया। तो इस तरह का जो ड्राउट होगा उसको कहेंगे हीट वेव आधारित ड्राउट, या हीट वेव से इसको इंड्यूस्ड ड्राउट कहा जाता है, या हीट वेव फ्लैश ड्राउट कहा जाता है। नंबर एक। नंबर दूसरा में प्रिसिपिटेशन डिफिशिएंट, यानी कि अचानक वर्षा ही कम हुआ, हीट उतना नहीं है लेकिन वर्षा बहुत ही कम हुआ। अब वर्षा बहुत कम हुआ तो फिर क्या होगा कि इसमें नमी कम हो जाएगी। अब नमी कम हो जाएगी, लेकिन जो है सो इस एरिया में चूंकि वो ड्राइनेस ज्यादा है, तो इस एरिया का जो फिर सॉइल मॉइस्चर है वो तीव्रता से घटेगा। तो फिर वो तीव्रता से घटेगा, तो यहाँ क्या है कि ये देखिए आपका ये इंक्रीज, एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा आपको, लेकिन ये हीट वेव ना हो करके, चूंकि टेम्परेचर नॉर्मल भी रहेगा, तो ये चूंकि यहाँ आपका प्रिसिपिटेशन हो नहीं रहा, यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो एक वो होता है जो वर्षण के अभाव में होता है, एक वो होता है जो हीट वेव की वजह से। तो फ्लैश ड्राउट के दो कारण हो सकते हैं, और दोनों फ्लैश ड्राउट के पीछे
जो मुख्य कारण आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन, मानव की गतिविधि, लेकिन प्राकृतिक भी होती है, लेकिन प्राकृतिक से अधिक आजकल जिस तरह से अंधा विकास का दौर चल रहा है, तो इसीलिए इस तरह से होता है। तो ये दो है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं इसी संबंध में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। जैसा मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में यदि हम करें तो एनपीजे क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, ये एक ये है, मतलब जर्नल है, उसमें एनपीजे जर्नल है, इसमें क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस प्रकाशित एक पेपर हुआ। उस पेपर के अनुसार, उसी पेपर में ये रिसर्च छपा था जो मैं आपको बता रहा हूं। चल रहे जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि की। हम लोग जानते हैं कितना तेजी से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। इससे आने वाले वर्षों में अधिक फ्लैश सूखा पड़ सकता है, यानी इस तरह के होते हैं। इस शोध की टीम, यानी ये जो शोध किया, जो ये छपा आपको ये जर्नल में जो छपा था, उसमें उन्होंने 1951 से लेके 2016 तक के प्रमुख फ्लैश ड्राउट जो हुए हैं उसके आंकड़े का विश्लेषण। ये सारा डेटा उन्होंने भारतीय मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम विज्ञान केंद्र से लिया। तो ये अब देखेंगे इसके बाद, तो उन्होंने मौसम विभाग से ये प्राप्त किया था सारे आंकड़े, और इसका उपयोग करते हुए मिट्टी की नमी का सिमुलेशन किया। जो सॉइल मॉइस्चर होता है उसका अनुकरण, यानी कि उसका सिमुलेशन करके, और उसमें अचानक सूखे की अवधि, यानी जो फ्लैश ड्राउट होता है उसकी तीव्रता, कहाँ किधर इंटेंसिटी है, और उसके क्षेत्र का अध्ययन किया गया। और इस क्षेत्र के अध्ययन पे जितने साल हुए 51 से लेके 2016 तक, उसको एक स्कोर दिया गया, समग्र गंभीरता स्कोर, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवरऑल सेवेरिटी स्कोर दिया गया नाम। अब ये स्कोर जो नाम दिया गया, तो इसके आधार पे उन्होंने विभिन्न साल में देखा कि भारत में कौन से ऐसे टॉप वर्ष रहे हैं, शीर्ष वर्ष रहे हैं जहां सर्वाधिक फ्लैश सूखे पड़े, उसको भी देख ले हम लोग। तो ये देखिए, तो इसके आधार पर जो शीर्ष 5 फ्लैश सूखा था वो इस प्रकार आपके सामने है। ये देखिए, ये वाला नंबर 1 में 1979, नंबर 2 में 2009, नंबर 3 में 1951, नंबर 4 में 1986 और नंबर 5 में 2005। नंबर 5 में 5। तो ये टॉप 5 आपके फ्लैश सूखे थे जिस वर्ष में ये पड़े थे। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये टॉप 5 फ्लैश। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और आगे फिर देखते हैं कि एक सामुदायिक पृथ्वी प्रणाली मॉडल, यानी कि एक कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल, उसको यूज करते हुए हम जो मौसम है उसकी अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम जो है सो सूखा या इस तरह के जो फ्लश ड्राउट होते हैं उसको और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जान लें। तो भविष्य में अचानक आने वाले सूखे की भविष्यवाणी करने के लिए ये टीम अभी आपको बताया कि जो उन्होंने जर्नल में छापा था, सामुदायिक पृथ्वी मॉडल, जिसको कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल कहा जाता है, पृथ्वी प्रणाली मॉडल का उपयोग किया। जो गर्मियों में मानसून की वर्षा, यानी जो गर्मी में जिस तरह से मानसून होता है वो सी सरफेस टेम्परेचर, यानी समुद्र के सतह उसके ऊपर जो होता है उसका टेम्परेचर का प्रभाव, अल नीनो का प्रभाव, साधारण ऑसिलेशन या जिसको दक्षिणी दोलन कहते हैं उसकी भूमिका, और भारत में हवा का तापमान, यानी जिस तरह से उसका एयर टेम्परेचर है, उस सब का विश्लेषण करने के बाद ये कम्युनिटी अर्थ मॉडल का उन्होंने अनुसरण करके सिमुलेशन बनाया। तो जैसा कि आप जानते हैं अल नीनो क्या होता है, दक्षिणी दोलन क्या होता है, उसी तरह से मानसून की वर्षा में उसका जो एयर टेम्परेचर, उसी तरह से सी सरफेस टेम्परेचर, ये सब क्या होता है। तो अगर आपको जानना है तो आप डेफिनेट तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक एक चीज हम आपको क्लियरिटी के साथ बताएंगे, आप एकदम आसानी से इसको समझेंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो विश्लेषण ने दिखा दिया कि आने वाले 3 दशकों में अत्यधिक, आप इस विश्लेषण के आधार पर उन्होंने निकाला कि अत्यधिक शुष्क और गर्म वर्षों की आवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है। अगर हम पीछे से देखें तो आगे यही बात है कि ये जो प्रिडिक्ट किया गया है इसमें, ये 2021 तक है कि भारत में और अधिक सूखे आ सकते हैं, यानी कि फ्लैश ड्राउट आ सकते हैं। तो अब उन्होंने इसमें किस तरह से किया, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन
कि किस तरह से होता है। उसके बाद औद्योगिक एरोसोल उसका किया। उसके बाद भूमि उपयोग और भूमि आवरण के, जैसे जहां पहले वन आवरण था वहां आपने काट दिया, वहां आपने सिटी बसा दिया। कहीं जंगल था आपने काट दिया, वहां एक पूरा बिल्डिंग बना दिया उस चारों तरफ। तो उसका भूमि उपयोग में जो परिवर्तन हुआ उसका भी प्रभाव, उसका भी इस पे पड़ा। तो ये सारी चीजों का आकलन करके इन्होंने ये एक अर्थ, सामुदायिक अर्थ, तो इसको इस तरह से देखा कि सामुदायिक पृथ्वी प्रणाली मॉडल या जो सामुदायिक अर्थ सिस्टम मॉडल है, कम्युनिटी अर्थ सिस्टम मॉडल, उसका एनिमेशन है ये आप देख लीजिए। इसको ये नॉर्मल है लेकिन आप इसको आसानी से समझ सकते हैं किस तरह से अगर हम कम्युनिटी एक तरह से अगर यूनाइट हो तो पूरे विश्व के, इसमें जैसे न्यूजीलैंड से, अमेरिका से और यूरोप से सारे लोग जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, वो और जो प्रख्यात मौसम विज्ञानी हैं उनके साथ ये मीटिंग करके, सेमिनार करके, ये देखिए डिफरेंट इन्होंने मॉडल विकसित किया। ये देखिए इस तरह से आप देखिए, ये यूएस का है। उसी तरह से इसमें के कहा, और इसमें जैसे ये देखिए कि किस तरह से चक्रवात बनते हैं, किस तरह से ये चक्रवात होता है और ये कैसे जाएगा, उसका डिफरेंट, ये देखिए ये कलर जो है ये उसके टेम्परेचर को ये कर रहा है किस तरह से। उसके साथ ही जो सोलर रेडिएशन आता है उस पर भी इसमें चर्चा किया गया है। तो सोलर रेडिएशन के बारे में कि उसका क्या असर पड़ता है हमारे वायुमंडल पे, उसी तरह से चक्रवात। और इस तरह से इसको समझाने के लिए जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं वो सेमिनार आयोजित किया करते हैं विश्व में विभिन्न स्थानों पे। अब इस सेमिनार के माध्यम से वो ये मॉडल सब तैयार होता है कि वोल्केनिक एरोसोल कहाँ आएगा, किस तरह से आएगा। ये जैसे ये देखिए जून 2015 का मॉडल है। तो इस तरह से इस प्रणाली का उपयोग करके आप एक बेहतर भविष्यवाणी का मॉडल निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें जो भी पढ़ते हैं आप, जो भी स्टूडेंट है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जरूरत यह है कि वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने की, वैज्ञानिक सोच पैदा करने की। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं जो सूखे की भविष्यवाणी, यानी अब इस तरह का अगर मॉडल होगा तो हमको भविष्यवाणी करने में भी आसानी होगी। तो देखते हैं कैसे। तो टीम ने भविष्य की अध्ययन की योजना बनाई कि फ्यूचर में इसको कैसे किया जाए। तो उसमें जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके परिचालन मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस तरह से होगा उसका उपयोग किया गया, और उसका उपयोग करने के पश्चात उसके डेटा के एनालिसिस से फ्लैश सूखे की भविष्यवाणी पर यह विचार करेगी कि इसको पहले हम भविष्यवाणी कर लें। अगर ये भविष्यवाणी सटीक होता है तो ये फायदा होगा कि सिंचाई में पानी की मांग को प्रबंधित, यानी उसको मैनेजमेंट करने में बड़ी आसानी होगी। उसी तरह से कृषि में जो नुकसान, चुके अभी भी हमारा भारत कृषि पे निर्भर है, तो कृषि में जो नुकसान होगा उसमें नुकसान को बचाने में मदद मिलेगी। अर्थात आप ये समझे कि इसे किसान की भी भलाई होगी। तो ये था हमारा भारत में अधिक फ्लैश सूखे, इस पे चर्चा हम लोगों ने किया। तो अब देखते हैं इससे यूपीएससी के लिए क्या प्रश्न बनता है। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न। यूपीएससी के लिए प्रश्न, समग्र गंभीरता स्कोर के आधार पर फ्लैश सूखे के संबंध में निम्नलिखित वर्षों पे विचार करें। अब ये कौन से वर्ष है? नंबर 1 1951, नंबर 2 1980, नंबर 3 2005, नंबर 4 2007, नंबर 5 2009। अब उपरोक्त में से कौन सा से वर्ष भारत में फ्लैश सूखा पड़ा, यानी कि किस वर्ष जो फ्लैश सूखा पड़ा, यानी तीव्रता से ये बने, उसको आपको यहां बताना है। उत्तर में चॉइस है आपके सामने, ए में केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 5, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और जैसा कि मैंने बताया कि आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, और हाँ इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, अपने दोस्तों को कहें, जितने भी ग्रुप है उसमें से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, इसको सब में आप शेयर करें। हम जानते हैं आप लोग स्टूडेंट हैं, बहुत सारे आप लोग ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, तो उसको प्लीज उसको शेयर इसमें करें। तो चलिए आगे चलते हैं, हम पिछले प्रश्न के उत्तर पे जाते हैं। तो पिछले प्रश्न का उत्तर, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1990 में सीएम
का उपयोग करके प्रथम परमाणु रिजोल्यूशन की छवि रिकॉर्ड की गई थी। ये बिल्कुल सही है। ये कहाँ किया गया था? ये आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया गया था। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो करने वाले टीम थे, उनके कौन नेतृत्व करता थे? रिचर्ड हेंडरसन, जिनको बाद में नोबेल प्राइज मिला। तो वो 1990 में इन्होंने ये हाई रेजोल्यूशन निकाला था। तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। दूसरा है आपका चॉइस जो है वो है जॉक्स डुबेच, जियोचिम फ्रेंच, रिचर्ड हेंडरसन को 2017 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था तीनों को नोबेल पुरस्कार, लेकिन चिकित्सा के लिए नहीं मिला था। किसके लिए मिला था? रसायन विज्ञान के लिए। तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो। उसी तरह से तीसरा जो चॉइस था आपके सामने वो था क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नमूना क्रायोजेनिक रूप से जमे होने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी 100% सही है। इसको हमने बताया था कि ये लिक्विड इथेन में इसको डाला जाता है, काफी तेजी से डाला जाता है ताकि उसके अंदर आइस क्रिस्टल ना बन पाए। तो ये भी सही हो गया और आपका एक भी सही हो गया। तो इसका उत्तर 1 और 3 दोनों सही है। तो देखते हैं क्या क्या इसके सामने हमारे सामने आ रहा है चॉइस। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? चॉइस ए केवल 1, चॉइस बी 1 और 2, चॉइस सी 1 और 3, चॉइस डी उपरोक्त सभी। तो अब आप देखिए, केवल 1 नहीं होगा चूंकि 3 भी सही है, 1 और 2 ये नहीं होगा चूंकि 2 गलत है, तो 1 और 3 ये बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी नहीं होगा चूंकि ये वाला जो है दूसरा वो गलत है। तो इसका उत्तर आपका हो गया सी। तो अब इसका उत्तर आपका 1 और 3 सी हो गया। तो चलिए, ये था हमारा भारत में अधिक फ्लैश ड्राउट। यानी ये फ्लैश ड्राउट क्या होता है? अचानक सूखे होते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि फ्लैश ड्राउट होता क्या है, फ्लैश ड्राउट और सामान्य जो सूखे होते हैं उसमें क्या फर्क होता है, और ये जो फ्लैश सूखा होता है इसकी कितने प्रकार होते हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने देखा कि कम्युनिटी अर्थ मॉडल सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं सामुदायिक पृथ्वी प्रणाली मॉडल, वो क्या था, उससे किस तरह हम सूखे की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।